नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और आज की हमारी फ्री पीवाईक्यू सीरीज में हम करेंगे आपका फेवरेट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है एसएससी की तैयारी करने वाले किसी बच्चे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद हो या ना हो, इससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, सीजीएल का, सीटीएसएल का, सिलेक्शन पोस्ट का, हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डायरेक्ट सवाल आया हुआ है प्री में। तो मेरे भाई पढ़ना तो पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी से काम नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन आने के पूरा पूरा चांसेस हैं जब हर सेकंड शिफ्ट में इससे सवाल आ रहा है मेरे दोस्त। ठीक है जी, हमारी पूरी ये सीरीज चल रही है इस यूट्यूब चैनल पे। सीरीज अब खत्म होने वाली है। मैंने एक ऐसी सीरीज चलाई जिसमें हमारे गणित के जितने भी चैप्टर थे, हर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा व्हाइट हो रहा, कम व्हाइट करो, 25-25 सवाल आपको करवाए जाए मेरे भाई। ठीक है जी, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। अर्थमेटिक खत्म हो चुका है, एडवांस भी आज जो है खत्म हो जाएगा। अब इसमें केवल नंबर सिस्टम रह गया है। ठीक है, इसके बाद नंबर सिस्टम करेंगे एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। भैया हर चैप्टर में प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपको सबसे शानदार 25 सवालों का कलेक्शन सॉल्व करके दिया हूं यहां पर। तो पूरी सीरीज देख डालिए मेरे दोस्त। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर सैटरडे संडे को देखिए लाइव टेस्ट आता है, लाइव टेस्ट चल रहा है। सीजीएल टीयर 1 का लाइव टेस्ट 6, छठा लाइव टेस्ट। बताइए, एग्जाम से पहले पहले मैं आपके 10 जो है लाइव टेस्ट अभी और करवा दूंगा। तो आप इस लाइव टेस्ट को 48 घंटे के लिए है, जाके लगाइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया सवालों का कंपाइलेशन है, किसी ऐरे गैरे ने नहीं बनाया। ऑलरेडी सिलेक्टेड टॉप अंडर 500 में जिनकी रैंक है उन बच्चों ने बनाया, और मैथ्स वाला सेक्शन मैंने तैयार किया है, बिल्कुल एरर फ्री, कई बार रेक्टिफाइड। ये मॉक टेस्ट है, सब बच्चों को लगाना है। ऑलरेडी 50,000 से ज्यादा बच्चे हर हफ्ते अटेम्प्ट करते हैं, और यही वो 50,000 ब्रिलियंट बच्चे हैं जो नौकरी लेने के दावेदार हैं। तो आपको ये मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है जी, जो हमारी ये सीरीज चल रही है उस सबकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रहा हूं। ठीक है जी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जैसे मैंने मेंस्ट्रुएशन 3D पढ़ाया पूरा, बेस्ट 25 सवाल करा है, उसकी पीडीएफ है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारी। ठीक है, तो आज हम यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। सवाल तो आना ही है पेपर में, और मैंने इसके थोड़े ज्यादा सवाल लिए। सवाल नंबर 1 मेरे भाई, ये देखिए, ये सीटीएसएल 2018 का क्वेश्चन है। पॉइंट -4, 7 और 2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, इनको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो ये मिडिल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने, तो सिंपल सा एवरेज ले लेना, जोड़ के आधा करो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 और 2 को जोड़ो, -2 का आधा -1। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 7 और 3 को जोड़ो 10, 10 का आधा 5, है ना। एवरेज लेना, सिंपल सा आंसर आ गया -1 और 5। 1 सेकंड में बी ऑप्शन आ जाइए। पॉइंट 3,6 और -2, -6 के बीच की दूरी कितनी है। सीजीएल 2017 प्री का सवाल है, देख लीजिए सारे। मैंने ये भी बताया कि किस एग्जाम में आए। तो अगर 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है, तो उनके बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब 3 में से -2 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर प्लस y1 y2। 6 में से -6 घटाएंगे, 6 में से -6 घटाएंगे 12, 12 का होल स्क्वायर, और 5 12 13 पाइथागोरस इंटरपोलेट है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, अंडर रूट आ जाएगा 13। 13 यूनिट आंसर है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, बहुत सारे फॉर्मूले, बिना फॉर्मूले के ये सवाल नहीं हो सकते, और ये सारे फॉर्मूले आपको हमारी इस मैथ्स कंसेप्ट किंग वाली किताब में लिखे हुए मिल जाएंगे दोस्त। देखो, ये 11th और 12th क्लास में आता है चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10th क्लास में नहीं है। तो जिन्होंने 11th 12th में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, उनके लिए तो चैप्टर बहुत आसान है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए चैप्टर दुनिया का सबसे मुश्किल चैप्टर है, उनको काटने को दौड़ता है। लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर की कोई औकात बिसात नहीं है, बहुत इजी है। फर्क केवल इस बात का कि आपने पढ़ा है बचपन में कि नहीं। फॉर्मूला आपको रटने पड़ेंगे, टाइम आपको देना पड़ेगा चैप्टर को समझने के लिए। कंफ्यूजन है, तुक्काबाजी, हवाबाजी से इसके सवाल होते नहीं है। ठीक है, इस किताब में आपको सारे फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ मिल जाएंगे। तो आप इस बुक को मंगा लीजिए, बहुत पतली और सस्ती सी किताब है ना, मल्टी कलर।
फ्लिपकार्ट पे मिलेगी जी, आ जाइए। ये देखो, ये सवाल मैंने एनटीपीसी का डाला। यदि 2 पॉइंट, रेलवे में भी आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल रेलवे में भी आते हैं भर भर के। यदि 2 पॉइंट x,7 और 1,15 के बीच की दूरी 10 यूनिट है तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है। मैंने अभी समझाया कि अगर 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 है तो उनके बीच की दूरी क्या आएगी, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये बीच की दूरी कितनी आएगी, अंडर रूट x में से 1 घटाएंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 15 घटाएंगे, 7 में से 15 घटाएंगे माइनस 8 का होल स्क्वायर, बराबर आ जाएगा मेरे भाई ये 10। ये 10 यूनिट आना चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, आपने पढ़ा है कि ट्रिपलेट होता है 6 8 10, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है, 6 8 10 ट्रिपलेट है, या यही तो हो रहा है, यानी कि अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 10 आएगा। यस और नो। देखो, चाहे आप प्लस 8 का स्क्वायर करो चाहे माइनस 8 का स्क्वायर करो, आना 64 ही है। अब मेरे भाई यहां पे ये बराबर 10 आ रहा है, ये हो रहा है माइनस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये किसका वर्ग बनना चाहिए, 6 का वर्ग बनना चाहिए x माइनस 1, तभी तो 6 का वर्ग प्लस 8 के वर्ग का अंडर रूट 10 आएगा। लेकिन x माइनस 1 की वैल्यू या तो 6 होनी चाहिए मेरे भाई, या माइनस 6 होनी चाहिए। प्लस माइनस 6 कुछ भी हो सकती है मेरे दोस्तों, क्योंकि चाहे आप प्लस 6 का वर्ग करो तो भी 36 होगा, चाहे माइनस 6 का वर्ग करो तो भी 36 होगा। तो x माइनस 1 का मान प्लस 6 भी हो सकता है, माइनस 6 भी हो सकता है, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। समझ में, x माइनस 1 की वैल्यू प्लस 6 भी आप ले सकते हो और x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 6 भी आप ले सकते हो। अगर x माइनस 1 बराबर 6 तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 7, और अगर x माइनस 1 माइनस 6 तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई ये माइनस का 5। बात समझ में आ गई। तो x की दो वैल्यू आएंगी 7 और माइनस का 5, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आई बात, कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल सीक्वेंस मैंने सवाल डाले हैं। ये देखिए सवाल नंबर 4, ये एएलपी का है। पॉइंट -5,5 और 7,-3 वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली 3:1 के अनुपात में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। यह है इंटरनल सेक्शन डिवीजन का सवाल मेरे भाई, इसका भी स्पेशल फॉर्मूला होता है। चलिए बता देते हैं भाई। 2 पॉइंट है -5,5। ये एक प्रैक्टिस सेशन है जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है जी। इस क्लास का बेहतर फायदा तभी मिलेगा जब आपको सारे फॉर्मूले पहले से याद होंगे मेरे भाई, ठीक है जी। ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, प्रैक्टिशन है। -5,5 और दूसरा पॉइंट है 7,-3। भाई ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बन गया। सवाल में बोला है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे भाई। मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करता। मान लीजिए पॉइंट A है और ये B है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो इस लाइन सेगमेंट जो है मेरे भाई AB को 3:1 में डिवाइड करता है, 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। ये सवाल है, समझ में आया। तो पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो भैया x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो जैसे 3 है, x कोऑर्डिनेट निकालना है। 3 की पहले आप इस 7 में गुणा करेंगे 21, 3 7 21 है भी। x कोऑर्डिनेट निकालना, x में गुणा करो उल्टी, 1 की इस -5 में गुणा करेंगे -5, और नीचे क्या आएगा रेशियो का सम, यानी कि 3 + 1। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 3 की मेरे दोस्तों इसमें गुणा करेंगे है ना, m1 y2, 3 की -3 में माइनस का 9, और देखिए 1 की इस 5 में गुणा करेंगे, 1 की 5 में गुणा करेंगे m2 y1, 1 गुणा 5 5, और नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों रेशियो का सम, यानी कि m1 + m2। ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। 21 - 5 16, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, -9 + 5 -4, -4 को 4 से भाग देंगे -1 आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे 4, -1, ऑप्शन नंबर यहां से डी वाला करेक्ट है बच्चे।
समझ में आई बात? ठीक है जी, तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लीजिए। आगे चलते, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना। सवाल नंबर 5, 0.3, और 5, 2 को मिलाने वाली लाइन का स्लोप ज्ञात करो। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए। स्लोप आप समझते हैं कि भाई जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आप कोई भी लाइन खींचो तो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है इसके टेंजेंट को हम लोग स्लोप कहते हैं। ठीक है जी, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है तो उस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला है। अगर कोई लाइन दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है दो, तो उस लाइन का ढलान या स्लोप m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यानी कि दो में से हम लोग -4 घटाएंगे। बात को समझे? आप बोलोगे हाँ सर, बटे x2 माइनस x1, यानी कि 5 में से हम लोग 3 घटाएंगे। तो ऊपर हो गया 2 4 6, 6 बटे 2 यानी कि 3, तो 3 आ गया भाई मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलें, अगला सवाल है, इक्वेशन 4x प्लस 6y बराबर 9 द्वारा रिप्रेजेंटेड लाइन का स्लोप क्या होगा? 2017 सीजल प्री की कई शिफ्ट में ऐसा सवाल आया था। मैं बता देता हूं, अगर किसी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म की है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा मेरे भाई वो बताइए क्या आएगा? स्लोप जो होगा वो होगा मेरे दोस्तों माइनस का a बटा बी। ठीक है जी, यानी कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट a क्या है? x का कोफिशिएंट, और b क्या है? y का कोफिशिएंट। तो इस लाइन का स्लोप जो आएगा मेरे भाई माइनस x में 4 से गुणा है, ये 4 बटे b, यानी कि y का कोफिशिएंट 6, -4 बटे 6, 2 से कट जाएगा, माइनस का 2/3 आंसर आ गया भैया। है भाई, कितना बढ़िया मैं आपका रिवीजन करवाता हूं। देखो ना, सिंपल सवाल लिया, दो पॉइंटों के बीच की दूरी हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, स्लोप वाले सवाल हो गए। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 7 बनाओ। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2, 5 एंड 1, 3। सवाल में बोला है इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की इक्वेशन क्या है? भाई आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, बोला इन दोनों पॉइंटों से जाने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है? आप इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे सवालों में बेसिक की जरूरत ही नहीं, आप ऑप्शन से किया करो। भाई अगर कोई लाइन इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है, इसका मतलब वो लाइन इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि अगर x और y की जगह इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट रख दूं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है, क्या ये लाइन -2, 5 से गुजरती है? x की जगह -2 रखो, माइनस का 6, y की जगह 5 रखो, 5 दूनी 10, -11 बराबर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, गलत हो गया। ये लाइन -2, 5 से गुजरती है तो माइनस का 6 प्लस का 10 और प्लस 19 बराबर 0, क्या 0 हो रहा है? नहीं हो रहा, यानी कि ये इक्वेशन लाइन -2, 5 से नहीं गुजरेगी। ये गुजरती है -2 दूनी 4, y की जगह 5 रखो, माइनस का 15, और ये कितना आ जाएगा जी? माइनस का 19। क्या बराबर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। तीन ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। क्या चौथी लाइन -2 और 5 से गुजरती है? x की जगह -2 रखो, 2 दूनी 4, y की जगह 5 रखो, 3 पंजे 15 और -11। क्या ये 0 हो रहा है? 15 - 15 0, हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है। ये लाइन -2, 5 से गुजर रही है। क्या ये लाइन पॉइंट 1,3 से भी होके जाती है? 1,3 से, तो x की जगह 1 रखो, 2 एकम 2, y की जगह 3 रखो, 3 3 9, -11, तो 2 और 9 11, -11 0, हाँ जी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये लाइन दोनों पॉइंट से होके गुजर रही है, यही है लाइन की इक्वेशन। खत्म। बाकी इसका फॉर्मूला भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। मान लीजिए अगर कोई लाइन 2 पॉइंट x1 y1 और
और दूसरा पॉइंट है x2y2। अलग अलग पॉइंट बताए गए, अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मान लीजिए कोई लाइन दो डिफरेंट पॉइंट x1 y1 x2 y2 से होकर गुजरती है, तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, उसका फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला है। यहां केवल आप वैल्यू रख दो, ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू, ये केवल आप इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आपको करना नहीं है। सवाल में अगर मुझे ऑप्शन दिए हैं तो मैं ऑप्शन से ही करूंगा। सवाल है आपके सामने 8 और मैं वो बताने जा रहा हूं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो मैं आगे के 10 सवाल कराऊंगा, कंफर्म हर दूसरी शिफ्ट में सवाल मान लीजिए मेरे भाई, इन्हीं 10 सवालों को तोड़ मरोड़ के आपके पेपर में दिया जाएगा। अगर आप सीजीएल का, सीएचएसएल का, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दे रहे हो और रेलवे का कोई भी आप पेपर दे रहे हो मेरे भाई, ठीक है जी। आइए, सवाल है आपके सामने 8वां। दो इक्वेशन दी है, ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं, तो k स्क्वायर प्लस 6 का मान क्या आएगा मेरे भाई। आपके सामने दो लाइन दी हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल है मेरे दोस्तों। तो मुझे ये बताओ क्या होगा। देखो, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्लोप सेम होना चाहिए। यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, वो सेम आना चाहिए। यानी कि ये आएगा मेरे भाई 4 बटे k माइनस 2 बराबर इक्वल आएगा मेरे दोस्तों y का कोफिशिएंट, यहां k माइनस 2 बटे 9, k माइनस 2 बटे 9 ये आएगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो ये आएगा k माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 नाम 36, ये आ गया। अंडरूट लेंगे तो k माइनस 2 बराबर 36 का अंडरूट प्लस 6 भी आ सकता है, माइनस 6 भी, पर k ग्रेटर देन 0 के पॉजिटिव लेना है, तो भाई इसका अंडरूट हम लेंगे 6। तो k का मान आएगा जी, माइनस 2 चला जाएगा राइट साइड में 8, k का मान 8 आ गया। k का मान 8 आ गया, मैं यहां पे रख देता हूं k की जगह 8, तो हो गया 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 6 हो गया मेरे भाई ये 70 हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बंधु? 70 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। ठीक है जी, ऐसे कंसेप्ट बनते हैं। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3 केस बनते हैं। मान लीजिए कि दो लाइन है मेरे भाई, दो लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर काटती हैं ऐसे, तो इन्हें बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। इन दोनों लाइन का एक ही यूनिक सॉल्यूशन है जहां पे ये दोनों काट रही हैं। अगर मान लीजिए लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, दूसरी लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी? जब ये दोनों लाइन पैरेलल ना हो, यानी कि इनका स्लोप अलग अलग होगा। यानी कि जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, a1 बाई a2 b1 बाई b2, ये रेशियो अलग अलग आना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस मेरे दोस्त, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब कभी नहीं काटेंगी तो इन दोनों लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मेरे भाई, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इन्हें कहेंगे समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं की जो ढाल है, स्लोप है, सेम होना चाहिए। जो रेशियो a1 से a2 का है वही रेशियो b1 से b2 का होगा, बट c1 c2 का रेशियो डिफरेंट होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप ये तीनों ही रेशियो बराबर हो गए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, फिर तो ये दोनों लाइन सेम ही हो जाएंगी, सेम ही लाइन हो जाएंगी। तो सेम नहीं, पैरेलल तो होनी चाहिए पर अलग अलग होनी चाहिए। इसलिए स्लोप बराबर होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 शुड बी डिफरेंट। भाई अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर एक है, इन्हें बोलते हैं हम को इंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं। जैसे हमने एक लाइन खींची और इसी के ऊपर जो है दूसरी लाइन खींची, यहां पे पिंक लाइन है, उसी के ऊपर ब्लैक लाइन है,
a1x प्लस by1 प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर एक दूसरे के ऊपर ही दूसरी लाइन खींच दी है तो फिर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक लाइन के ऊपर ही सेम दूसरी लाइन है तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट पहली लाइन पर होगा वही सेम पॉइंट दूसरी लाइन पर होगा। पहली लाइन के असंख्य बिंदु दूसरी लाइन पर भी उपलब्ध होंगे। तो यानी कि मेरे भाई ये तभी पॉसिबल है जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, दोनों लाइन सेम ही हो जाएं। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहां पे 3 केस बनते हैं और 90% चांस है कि एग्जामिनर इन्हीं 3 केस पे सवाल दे। हमारी YouTube पे क्लास डली हुई है मेरे भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाले चैनल पे, जिसमें पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन पूरा डिटेल में थ्योरी के साथ मैंने समझाया है मेरे दोस्त। ये उसी क्लास का स्क्रीनशॉट है। तो अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत डर लगता है, बिल्कुल ना घबराए मेरे दोस्त, इस क्लास को जाके देख ले मेरे भाई। 1 घंटे की क्लास है, सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से मैंने हर चीज को बहुत प्यार से लिख के बताया है। तो यहां पर क्या था, दोनों लाइन पैरेलल थी तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 कर दिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 9 की तरफ। ये देखो सवाल CHSL के प्री के पेपर में 2024 में आपके सामने 2 लाइन दी हैं और बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 लाइन दी भाई, एक लाइन ये है, सॉरी 2 लाइन आपके सामने दी हैं। एक लाइन तो आपका ये है और दूसरी लाइन जो है आपका ये। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहां पे कोफिशिएंट का रेशियो चेक करो। x में 0.4 से गुणा है 0.3 से, तो 0.4 बटे 0.3। y का क्या मेरे भाई, यहां 0.16 है और ये है आपका 0.12। ठीक है। और कांस्टेंट क्या है मेरे भाई, दोनों ही बराबर में है c1 बाई c2, यानी कि 1.7 और ये 3.4। समझ में? आप बोलोगे यस सर। ध्यान से देखो तो यहां पे दोनों बराबर हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, 4/3। ये 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 ते 12, 4/3। पर ये 17 दूनी 34 से 1/2, ये इक्वल नहीं है। यानी कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, बट c1 बाई c2 डिफरेंट है। इसका मतलब इन दोनों लाइन का स्लोप सेम है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेकंड केस आ गया ना, ये वाला बच्चे, इधर ये वाला केस आ गया। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, यानी कि इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? तो ऐसे छोटे छोटे सवाल ही प्री में आते हैं। स्लोप सेम था, दोनों लाइन अलग अलग थी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सवाल नंबर 10 देखिए, यह सिलेक्शन पोस्ट 2023 के एग्जाम का सवाल है। क्या है सवाल में? बोला पी के किस मान के लिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पी की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल हैं तो भैया एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा मेरे दोस्तों यहां वाई के कोफिशिएंट का रेशियो। सिंपल सी बात है, बस इतना ही करना है। तो एक्स का 18 है, यहां एक्स का गुणांक कितना है, पी है, बराबर या वाई में किससे गुणा है मेरे दोस्तों, 36 से, और यहां वाई में किससे गुणा है मेरे भाई, माइनस का 54 से। ये बराबर होगा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 डिफरेंट होना चाहिए। c1 यहां पे 45 है और ये 67 है, 45 67। हालांकि ये दोनों ये अनइक्वल ही है, ठीक है भी, क्योंकि 18 दूनी 36, 18 दिया 54 हो रहे, -2/3 है, 45/67 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो P का मान तो यहीं से निकल जाएगा। अगर ये 18 दूनी 36 और 18 का दुगुना, तो -27 का दुगुना आएगा, -54। तो P की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -27। -27 P का मान आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन ठीक है। बताइए कितना बेसिक सा सवाल है प्रीवियस सर का। ये देखो लेटेस्ट सीजीएल 2024 प्री का सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। निम्न में से ए और बी के किन मानों के लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि ए और बी की वैल्यू क्या है कि अगर इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ऑप्शन ये है मेरे दोस्त, बताओ।
और विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डू द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होनी चाहिए तो कंसेप्ट लगाओ भाई, यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, यहां क्या है 1 माइनस ए, 1/1 माइनस ए बराबर राइट साइड में क्या आएगा मेरे दोस्तों, यहां y का कोएफिशिएंट माइनस का a है और ये आ जाएगा बच्चे आपका 6, ये 6 आ जाएगा या 6। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू मेरे भाई किसके, कांस्टेंट C1/C2, यहां 2 माइनस ए है, यहां a प्लस बी है, ये 2 माइनस ए है और ये बच्चों आपका a प्लस बी है, a प्लस बी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कंडीशन है दो लाइन के पैरेलल होने की, a1/a2 बराबर b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब हमें a का मान निकालना है, तो प्यारे बच्चों a का मान तो यहां से निकल जाएगा ना इजीली, यहां केवल a है b तो है नहीं, तो केवल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, यहां इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, अभी यहां से निकाल लेंगे हम 1 माइनस ए की माइनस ए में, 1 माइनस ए की माइनस ए में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 6 गुणा 1, ठीक है। फिर या फिर a माइनस 1 गुणा ए बराबर 6, a माइनस 1 गुणा ए बराबर 6, क्योंकि माइनस की हम 1 माइनस ए में गुणा कर लेंगे तो a माइनस 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 2 तिया 6 होता है ना भाई, 2 तिया 6। अगर मैं a का मान 3 लेता हूं तो ये क्या आएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अगर मैं a का मान 3 लेता हूं और 2 तिया बराबर 6, यानी कि a की वैल्यू 3 आ गई। तो मैंने ये निकाल लिया कि a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3। तो ये वाला आंसर नहीं है, ये -3 बोल रहा है। इन दोनों में से एक आंसर है, या तो बी ऑप्शन में से या डी ऑप्शन में से। तो यहां तक सॉल्व करके मैंने a इक्वल टू 3 निकाला। अब हमें b का मान निकालना है। b का मान कहां से निकलेगा मेरे भाई, b का मान निकलेगा यहां से, लास्ट के 2 केसेस से। अगर a की वैल्यू हम 3 रखते हैं मेरे भाई, a की वैल्यू यहां रख दो 3, 3/6, ये -3/6 है, -3/6 शुड नॉट बी इक्वल टू, a की जगह हम लोग 3 रख देते हैं, a की जगह 3 रख देते हैं, 2 - 3, 2 - 3 आ जाएगा जी -1, 2 - 3 आ जाएगा -1, a की जगह 3 रखते हैं, 3 प्लस बी, 3 प्लस बी, बोलो बात को समझे। 3 से 6 2 बार कट जाएगा तो -1/2, -1/2। आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है। ऊपर से -1 भी कट जाएगा तो यानी कि 2, -1 ऊपर नीचे से कट जाएगा तो 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 3 प्लस बी, 3 प्लस बी। 3 इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में 2 - 3 -1, तो -1 शुड नॉट बी इक्वल टू बी, यानी कि बी का मान -1 नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलो क्लियर सी बात है, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। बताओ, क्योंकि अगर b की वैल्यू -1 हो गई तो ये आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ये -1, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सवाल है, आगे चलें नेक्स्ट। कभी कभी थोड़े से क्रिएटिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल नंबर 12 बोले m के किस मान के लिए इन इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दो अलग अलग इक्वेशन दी है, m यहां पे ये देखिए ये m है, ये मिसिंग है, बोला है m की वैल्यू क्या हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होंगे, जब दो लाइन कोइंसिडेंट हो, संपाती रेखा हो। ये एक लाइन खींची और इसी के ऊपर मेरे प्यारे भी मैंने दूसरी लाइन खींची, यानी कि दोनों लाइन अगर सेम हो जाएं तो हर एक का पॉइंट दूसरी लाइन पर भी होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। x का यहां कोएफिशिएंट 17 है, वहां 23 है, 17/23, 17/23 इक्वल टू मेरे दोस्तों या y का कोएफिशिएंट m है और यहां 299 है, ये m है मेरे भाई और ये 299 है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बराबर c1/c2, यहां 102 है, यहां 138 है, बराबर 102/138। किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। मजा आया। अब बताओ जी, हालांकि ये 6 से कट ही रहा है, 6 से 17 बार
और ये 6 से कट गया 138 23 बार, तो ये भी 17/23 है, ये भी 17/23 है, ये भी 17/23 है, ये भी 17/23 ही बनना चाहिए, ये भी 17/23 ही बनना चाहिए। बताओ 23 का कितने गुना है? 23 से कम 23, 6 23 13 गुना, 13 से गुना हो रहा है, तो यहां भी 17 का 13 से गुणा कर देते हैं। 17 की 13 में गुणा करेंगे तो 17 गुणा 13 तो 221 आता है, तो m का मान आ जाएगा 221। 221 इस सवाल का आंसर है, 221 ऑप्शन नंबर सी। बताओ है कि नहीं सरल सवाल? आ जाइए सवाल नंबर 13, सीजीएल 2024 प्री का K1 और K2 के बीच रिलेशन बताओ, जिसके लिए ये दो इक्वेशन का निकाय संपाती रेखाओं को दर्शाता है। द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। भाई अगर ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं या इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं, तो K1 K2 के बीच रिलेशन बताना है। अभी 1 सेकंड पहले आपको पढ़ाया, अगर कोइंसिडेंट लाइन है मेरे भाई तो रेशियो सेम होना चाहिए कोफिशिएंट का। है x का कोफिशिएंट K1 है और मेरे दोस्तों यहां पे 4 है बराबर, या y का कोफिशिएंट 3 है, यहां K2 है 3/K2 और बराबर मेरे दोस्तों यहां पे क्या आ जाएगा, यहां 8 है और यहां 16 है, 8/16, 8/16, 8/16 का मतलब आ गया बच्चों 1/2। ये तो 8/16 को आप 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि नीचे डबल है, दुगना, तो 4 है। अगर 4 है तो K1 का मान 2 आएगा, 2 से 4 2 बार जाएगा। 3 है तो भैया नीचे 6 आएगा, 6 आएगा ना, 3 दूनी 6, 1/2 होना चाहिए, 2/4 1/2, 3/6 1/2 और ये 1/2, तो K1 आपका 2 आ गया, K2 आपका 6 आ गया, यानी कि K2 जो है वो 3K1 हो गया। समझ में आया ना बच्चे? भाई K2 का जो मान है वो 6 है, 6, और K1 का जो मान है 2 है, तो यानी कि K2 जो है वो आपका K1 का 3 गुना है, 2 का 3 गुना होता है 6, K1 2 है, 2 3 6, ए ऑप्शन। सिंपल सवाल है, आगे आ जाइए बच्चे। सवाल नंबर 14, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का सवाल है ये कुछ भयानक सा लग रहा है यार। The system of equation have infinitely many solutions if। आपके सामने दो अलग अलग इक्वेशंस दी हैं, अलग अलग लाइन ऑफ इक्वेशन। एक है 2x + 3y = 7, दूसरी लाइन की इक्वेशन है a - bx + a + by और 3a + b - 2। इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बताओ कब होंगे इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन? जब मेरे भाई कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। यहां x का कोफिशिएंट 2 है या a - b है, तो 2/a - b, 2/a - b बराबर राइट साइड में। या y का कोफिशिएंट 3 है या a + b है, 3/a + b, 3/a + b इक्वल टू ये कितना मेरे दोस्तों 7/7 है, और ये 3a + b - 2, 3a + b - 2, ये आ गया बच्चे। तो भाई साहब ये सॉल्व करना है, और ये तो भैया टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को इक्वल कर लेता हूं, यहां से इन दोनों को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a + 2b = 3a - 3b, 2a + 2b = 3a - 3b। तो भैया हम 2a को इधर ले जाते, 3a - 2a a आ गया, -3b को इधर लाते लेफ्ट साइड में, 2b + 3b 5b आ गया, यानी कि a/b आ गया जी 5 या 5/1, यानी कि a से b का रेशियो आ गया 5/1। ये आप कॉम्पेंडो डिविडेंडो से भी निकाल सकते थे, कॉम्पेंडो डिविडेंडो से a/b, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जहां a से b का रेशियो 5:1 हो। यहां a b का रेशियो 5:3 है, यहां a से b का रेशियो 2:3 है, या a से b का रेशियो 2:1 है, या a से b का रेशियो 5:1 है। यही आंसर हो सकता है। मैं आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा सवाल को, मेरा आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15। देखिए आपके सामने दो इक्वेशन दी है, रेलवे ग्रुप डी का सवाल है। 5x - 3y = 7 और 7x + 4y = 18। इनके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन क्या पैरेलल हैं, क्या ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट हैं, या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है।
उसके लिए आप इनका पहले स्लोप चेक करो, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 5 है और ये 7 है। उसके बाद वाई का कोफिशिएंट यहां पे -3 है और यहां 4 है, और ये इक्वल नहीं आ रहा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो इन दोनों लाइन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा मेरे भाई, ओनली वन। समझ में आया? यानी कि यहां पर ये पहला वाला जो केस है ये लगेगा, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल b1/b2 अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। ठीक है जी, आ जाएं अब हम। तो इतना सरल सवाल था। सवाल नंबर आप 16 देखिए, ये CHSL के प्री में आया 2024 में, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि लेटेस्ट एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। K का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन हो। आपके सामने दो इक्वेशन दी हैं, अगर इन दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन है तो K का मान क्या है? इफ दे हैव यूनिक सॉल्यूशन तो एक्स का और वाई का कोफिशिएंट का रेशियो डिफरेंट होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट 4 है या 6, 4/6 शुड नॉट बी इक्वल टू, या वाई का कोफिशिएंट है 6 और यहां वाई का कोफिशिएंट है मेरे दोस्तों k+4। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है जी, तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k+4 शुड नॉट बी इक्वल टू, अभी 6×6 36/4 9 आ गया, 9 आ गया, 9 4 उधर जाएगा। k शुड नॉट बी इक्वल टू 5, तो 5 k शुड नॉट बी इक्वल टू 5, बी ऑप्शन आंसर है। अरे समझ गए ना भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ये आ गया 2 तिया 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, k+4 शुड नॉट बी इक्वल टू 9, 4 उधर जाएगा, k शुड नॉट बी इक्वल टू 5। बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 17। ये हो गया टाइप खत्म। अभी अगला टाइप आ गया मेरे भाई, CGL 2019 के मेंस के पेपर का सवाल है। CGL मेंस का देख लो आप खुद ही। आपके सामने दो इक्वेशन दी हैं, बोला है इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ पॉइंट P यानी कि a, B पर इंटरसेक्ट करता है। तो आपसे पूछा है a² + b² - ab बटे a² - b² + ab। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि इन दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3x - 20y और -2 = 0, तो हम 2 को राइट साइड में ले जाते हैं बराबर 2, और यह है 11x - 5y, 11x - 5y, और ये +61 है ना, +61 भी चला जाएगा राइट साइड में, तो -61। हमें इनको सॉल्व करना है। देखो या तो x को सेम बना लो या y को सेम बना लो, जो इजीली हो पाए। जैसे यहाँ -20y या -5y है, तो अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूं तो y की वैल्यू सेम हो जाएगी। मैंने y को इक्वल कर लिया, ये -20 हो गया, ये भी -5 चौक 20 हो गया। अब घटा दो इन दोनों इक्वेशन को मेरे भाई, घटा दीजिए, सिंपली माइनस कर दीजिए। ठीक है जी, बोलो घटा दीजिए। तो बताओ घटा के क्या आएगा, ये -20 और ये 4 पंजे -20y कट जाएगा, ये 3x है, और 4 की 11 में गुणा होगी 44x। दिमाग में करना है, 3x 11 चौक 44x, 3x में से 44x घटाएंगे तो -41x बराबर राइट साइड में क्या आएगा 2। ये -61 की 4 में गुणा होगी तो 4 एकम 4, 4 छिक 24, यानी कि -244। तो -244 घटाएंगे तो +244 हो जाएगा, यानी कि आएगा 246। ये 246 आ गया बच्चों। तो प्रॉब्लम भाई 61 चौका आ जाएगा आपका -244, 2 में से -244 घटाएंगे तो ऐड हो जाएगा 2 + 244 246। अब 41 से कितनी बार कट गया, 6 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी -6। x का मान आ गया -6। ठीक है जी, अब x का मान आ गया, ये मान आप यहां रख लो चाहे यहां रख लो, y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहां x का मान इस पहली क्वेश्चन में रख लेता हूं, x का मान -6 रखूंगा तो 6 × 18 -18, और ये -20y बराबर आ जाएगा जी बच्चे 2। -18 राइट साइड में जाएगा तो -20y बराबर होगा 2 + 18 20। अब -20 से 20 कटेगा जी -1 बार, तो y की वैल्यू -1 आ गई।
ये फास्ट करना, एकदम तेजी से हवा की स्पीड से करना, गधों की तरह रो रो के नहीं करना ये। यानी कि इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन आ गया -6, -1 आ गया, ये दोनों लाइन एक दूसरे को -6, -1 पे काट रही हैं, और इसी को ए और बी बोला गया सवाल में, इसी को ए और बी बोला गया। तो कुछ मत करो, सवाल में पूछा ए की जगह -6 रख लो, बी की जगह -1 रख लो, तो 6 का स्क्वायर 36 + 1, और ये आ जाएगा जी -6 की -1 में गुणा 6, यानी कि -6। सेम चीज यहां पे 36 -1, और ये आ जाएगा जी +6। तो 36 -6 30 1 31, ऊपर आ गया 36 6 42 और -1 41, तो 31/41 सवाल का आंसर है स्टूडेंट्स बी ऑप्शन। आसान सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 18, क्वेश्चन नंबर 18। ये बताइए भाई, इस टाइप का एक और सवाल मैंने लिया है, यह भी एसएससी का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है। आपके सामने दो पेयर ऑफ इक्वेशन दी है मेरे भाई, एक लाइन की इक्वेशन ये है और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है। बोला इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन है इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x + my = 19, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। क्या आप इस सवाल का मतलब समझ पा रहे हैं? इस सवाल का मतलब यह है कि भाई आपके सामने दो अलग अलग लाइन दी हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटेंगी वो पॉइंट होगा इन दोनों का सॉल्यूशन। तो इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन है वो इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, यानी कि जो तीसरी जो लाइन दी है ये तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से होके गुजर रही है। तो आपसे पूछा m का मान क्या होगा, इन तीनों लाइन का सॉल्यूशन एक ही है। तो यह भी कहा जा सकता है इनडायरेक्टली कि ये तीनों कौन करंट लाइन है, कौन करंट लाइन, यानी कि संगामी रेखाएं, क्योंकि इनका सॉल्यूशन सेम एक ही बिंदु है, ये एक ही बिंदु से होके गुजर रही हैं। आपको यहां m का मान निकालना है, वो आप तभी निकाल पाओगे जब आप इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लो मेरे भाई, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और वो आप आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। 5x - 6y = 57, और ये आ जाएगा मेरे भाई 7x - 4y, 7x - 4y = 49। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो अपन लोगों को यहां से सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को, या तो x का कोएफिशिएंट सेम बनाओ या y का। देखो x में 5 7 है, y में 6 और 4, 6 4 को इक्वल बनाया जा सकता है आसानी से 12 6 4 का एलसीएम 12 होता है। तो आप मेरे भाई एक काम करो, ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, नीचे 3 से गुणा कर दीजिए। देखो y का मान सेम हो गया, ये है ना, ये 6 दूनी -12y और ये -4 की 3 में गुणा -12y। अब इनको घटा दो, माइनस कर दीजिए, घटाएंगे तो आएगा भैया 5 दूनी 10x, 10x में से 7 तिया 21x घटाऊंगा, देखो ना 5 दूनी 10x में से 7 तिया 21x घटाऊंगा तो -11x, ये y कट जाएगा, -12y कट जाएगा, घटाएंगे तो ये 57 दूनी 114 है, और ये 49 की 3 में गुणा 147, तो 114 में से 147 घटाऊंगा तो -33 आ गया, -33। कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -11 से -33 चला जाएगा 3 बार, तो x का मान 3 आ गया। यस और नो? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब x का मान तो आ चुका है, लेकिन हमें इस बारी y का मान निकालना है। अब y का मान कैसा आएगा, ये x की वैल्यू चाहे पहली इक्वेशन में रख लो चाहे दूसरी में, कहीं से भी आ जाएगा। मान लीजिए मैं सेकंड इक्वेशन की हेल्प लेता हूं, मैं सेकंड इक्वेशन में x की जगह 3 रख देता हूं, x की जगह 3 रखो तो 7 तिया 21 -4y = 49, 21 चला जाएगा मेरे भाई राइट साइड में, तो -4y = 49 -21 28, तो y आएगा जी 4 7 28, यानी कि -7, y की वैल्यू -7 आ गई। तो x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है -7। ये इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन आ गया, इन दोनों डिफरेंट लाइन का सॉल्यूशन आ गया। बोलो बताइए कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। सवाल में बोला जो इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन है, तीसरी जो लाइन है 4x + my = 19,
तीसरी लाइन का सॉल्यूशन भी वही है, यानी कि तीसरी जो लाइन है 4x प्लस एम वाई बराबर 19, ये भी पॉइंट 3, -7 से होकर गुजरेगी। यानी कि यहां अगर x की जगह 3, y की जगह -7 रखूं तो सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो 4 तिया 12, y की जगह 7 रखता हूं तो -7m हो जाएगा और बराबर राइट साइड में आ जाएगा बच्चे 19। तो ये आपका चला जाएगा मेरे दोस्तों 12 इधर, तो -7m बराबर आ जाएगा 19 - 12 7, -7 से 7 कटेगा 1 बार, यानी कि m की वैल्यू -1। m का मान देखो, मेहनत इतनी करनी पड़ी और आंसर है -1। ठीक है जी। मुझे लगता है सब बच्चों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आगे चलेंगे, हम देखेंगे स्टूडेंट सवाल नंबर 19। ये सवाल भी CHSL 2024 प्री का है। बताएं बच्चे इस सवाल के बारे में। सवाल में बोला है ये इक्वेशन का ग्राफ कोऑर्डिनेट्स को P और Q पर काटता है, तो P Q की लंबाई का माप क्या है। भाई आपके सामने ये इक्वेशन दी है, सवाल में कहा गया है कि ये इक्वेशन का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट P और Q पे काटेगा। PQ की लंबाई क्या है। वैसे तो इसके लिए आप फॉर्मूला भी रट सकते हो, इसके लिए आप फॉर्मूला भी रट सकते हो मेरे भाई, और आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। चलिए मैं आपको यहां पर कौन सा तरीका बताऊं, आप बताइए। एरिया वाला भी तो होगा इसमें। चलो मैं आपको फॉर्मूला वाला ही तरीका बता देता हूं, पूरा कंसेप्ट। मान लीजिए मेरे भाई आपके सामने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये लाइन है मेरे दोस्तों, ये लाइन है, ये लाइन। ठीक है जी। तो अगर किसी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, अगर किसी लाइन की इक्वेशन प्यारे बच्चे इस फॉर्म में लिखी हुई है x/a प्लस y/b बराबर 1, अगर किसी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है x/a प्लस y/b बराबर 1, भाई ये तो आपका ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन आप बोलोगे यस सर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है मेरे दोस्तों और ये आपकी वाई एक्सिस है। ये मैंने आपके सामने लाइन खींची है एक, इस लाइन की इक्वेशन है x/a प्लस y/b बराबर 1, इस लाइन की। तो अगर ये लाइन है तो ये लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी पॉइंट a,0 पे, और ये लाइन y एक्सिस को यहां काटेगी पॉइंट 0,b पे, 0,b पे। समझ में आ गया। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो अगर आपको इंटरसेप्ट बताना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच अंतःखंड, तो ये इंटरसेप्ट आएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच। इस इंटरसेप्ट की लंबाई क्या होगी, देखो भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी स्मॉल a एक्स एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे दोस्तों स्मॉल b। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट की जो लंबाई होगी वो √a² प्लस b² होगी। ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी लाइन को अगर इस फॉर्म में लिख लिया जाए तो उस लाइन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच जो अंतःखंड होगा, है ना, जो इंटरसेप्ट होगा, इसे बोलेंगे हम लोग इंटरसेप्ट। ये वाला ये आ जाएगा मेरे भाई √a² प्लस b²। दूसरी बात कि भैया मैंने एक लाइन खींची तो इस लाइन से, और ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये एक ट्राइंगल बनेगा क्लोज, ये ट्राइंगल बनेगा भाई। पेपर में कभी कभी ट्राइंगल का एरिया भी पूछ लिया जाता है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 a इंटू बी, है ना। 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। ये दोनों ही कंसेप्ट है मेरे दोस्त, दोनों ही कंसेप्ट, दोनों आपको पता होनी चाहिए। मैं लगातार इस पे दोनों सवाल करा देता हूं। ये देखिए सवाल नंबर 19, ये ना, इस इक्वेशन का ग्राफ निर्देशांक एक्सिस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स और वाई एक्सिस को PQ पे काटता, PQ की लंबाई। ऐसे भी बोल सकता है कि ये लाइन का ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। तो भैया कुछ नहीं है, राइट साइड में 1 होना चाहिए। अगर राइट साइड में 1 है तो जैसे लिखा हुआ 20x प्लस 21y बराबर 420, तो 420 को आप इधर ले आइए लेफ्ट साइड में,
बराबर 1 आ गया बच्चे। हालांकि मेंटली करने वाला सवाल है, कुछ भी लिखना नहीं है। 20 से अलग अलग डिवाइड कर लो। 20 से 420 21 बार कटेगा, x बटे 21 प्लस 21 से 420 20 बार कटेगा, y बटे 20 बराबर 1। ये लाइन की इक्वेशन होगी, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि इस लाइन का x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 21 है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 20 है ना। और ये आपको पूछा है पी क्यू, तो ये √21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और 21 20 29 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 29। खेल खत्म, आगे चलेंगे। 20वां बाद में, सबसे पहले ये वाला सवाल बताओ आप। 21वां करिए जरा। 21वां सवाल, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन 5x + 7y बराबर 35। आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी, बोला है इस लाइन से और कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो ट्राइंगल बनता है, उसका एरिया क्या होगा। इस लाइन से और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया क्या होगा। तो मेरे भाई ये मैंने कंसेप्ट पता है कि एक सिंगल लाइन एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इनसे जो ट्राइंगल इनक्लोज होगा उसका एरिया होगा 1/2 a गुणा b, 1/2 a इंटू बी। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है भैया। 35 को यहां पर लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 5x बटे 35 हो जाएगा x बटे 7 प्लस 7y बटे 35 लाएंगे तो y बटे 5 बराबर 1। ये फॉर्म हो गया मेरे भाई। यानी कि इस लाइन का x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 7 है, y एक्सिस पे 5 है। तो जो ट्राइंगल बनेगा बच्चों, उस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 AB, यानी कि 1/2 7 गुणा 5, यानी कि 35/2। 17.5 आंसर है, 35/2 ही दिया हुआ है, बी ऑप्शन। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आ जाइए, ये वाला सवाल करके बताओ। सवाल नंबर 20, ये आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का क्वेश्चन है। एसएससी में भी सवाल आया हुआ है, पर ये लेटेस्ट वाला है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी के 3 वर्टेक्स हैं, ए बी और सी। तीनों वर्टेक्स के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए। पूछा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। आपने 11th क्लास अगर पढ़ी है तो वहां आपने जरूर किया होगा, किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला भी होता है मेरे भाई, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसको करने का बेस्ट मेथड बता रहा हूं। बेस्ट, आपने ऐसा तरीका देखा ही नहीं होगा। शिफ्टिंग मेथड, किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दिए जाएं, एक काम करो, किसी भी एक वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट 0 0 बनाओ, 0 0 बनाइए। किसी भी एक के बना सकते हो। जैसे -5 7 है, इसको 0 0 बनाना है तो ये -5 में 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 7 घटाना पड़ेगा। यानी कि x कोऑर्डिनेट में 5 जोड़ना है, y में -7 घटाना है। तो यहां भी सेम करना पड़ेगा, x में 5 जोड़ो, y में -7 घटाओ। यहां भी x कोऑर्डिनेट में 5 जोड़ो, y में -7 घटाओ। तो भैया क्या बन जाएगा ट्राइंगल? ट्राइंगल बन जाएगा जी 5 -5 0, और ये देखिए -7 7 0। यानी कि मैंने एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 बना लिए। ये क्या हो जाएगा 5 -4 1, और ये हो जाएगा -7 और -5 -12, 1 -12। ये क्या आ गया जी 5 4 9, और -7 5 -2। ये आ गया बच्चे। अगर आप ध्यान से सोचो मेरे प्यारे भाई, तो जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, जो इस ट्राइंगल का एरिया है, वही सेम इस ट्राइंगल का एरिया होगा। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है। हमने एक वर्टेक्स को शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आए। हालांकि इसका एरिया निकालना मुश्किल था और इसका आसान हो जाएगा। है क्या, मान लीजिए कि कोई भी ट्राइंगल मान लीजिए ऐसे बना हुआ, ऐसे, हमें इसका एरिया निकालना बड़ा मुश्किल है। अगर इस ट्राइंगल को शिफ्ट करके मैं यहां पे लाऊं, सेम ट्राइंगल को, एक वर्टेक्स को ओरिजिन पे ले आऊं, तो अब एरिया निकालना आसान है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक बन जाती है यहां पे। इसका एरिया निकालना, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 0 0 बन गए। अब आप बाकी दो जो है वर्टेक्स पे ध्यान दीजिए। बाहर वालों की गुणा करो, अंदर वालों की गुणा करो। 1 में से -2 घटाइए, -2। अंदर वालों की गुणा करो, -12 में से 9 घटाइए, -108। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर।
इनका मेरे प्यारे भी आपको घटा के क्या करना है, आधा करना है, आधा। और आपको यहां पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्या करनी है, पॉजिटिव वैल्यू, मोड लेना है। इसका क्या लेना है मेरे दोस्तों, आपको मोड लेना है। बाहर वालों की गुणा, अंदर वालों की गुणा, इनको मेरे दोस्तों घटा दे, घटा के आपको पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव आंसर बताना है। -2 -108 डिफरेंस लिया और आधा करना है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 108 में से 2 घटाऊंगा 106, 106/2 करूंगा 53। तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया 53 स्क्वायर यूनिट, और पहला वाला ऑप्शन ठीक है 53। बताइए, ऐसी जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक आपको और कहां मिलेंगी मेरे भाई, है कि नहीं। तो याद रखेगा, कभी भी सवाल आए आप तुरंत निकाल लोगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 22। ठीक है ना, थोड़ी देर और पेशेंस बनाए रखें। बहुत ही कम बच्चे हैं जो चैप्टर में एंड तक टिकेंगे, और जो टिकेंगे वही निकलेंगे भाई, ठीक है, वही नौकरी निकालेंगे भी। 22वां सवाल आपके सामने, ये देखो, सीजल 2018 के मेंस का सवाल है, एज इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। 2 इक्वेशन दी हुई है, नहीं 2 नहीं 3 इक्वेशन दी हुई है, 3 लाइन दी है। तो आपसे पूछा इनसे जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वो कितना होगा। व्हाट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x - 3y + 6 = 0, 4x + y = 16 एंड y = 0। इन तीनों लाइन से क्लोज एरिया क्या होगा भाई। 3 लाइन है, 3 लाइन को क्लोज करने से क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो इन तीनों ग्राफ से जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया पूछा है। पहली लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y = 6, 6 उधर जाएगा -6। दूसरी लाइन की इक्वेशन है 4x + y, 4x + y = 16, 4x + y = 16। और तीसरी लाइन है y = 0, y = 0, y = 0 यानी कि x एक्सिस, x एक्सिस मेरे भाई, x एक्सिस। ठीक है जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है। आप बोलोगे यस सर। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपके x एक्सिस y एक्सिस हैं, मान लीजिए जैसे ये आपकी x एक्सिस है, x एक्सिस, ठीक है जी, ये जो है आपकी y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कोई प्रॉब्लम इस पे नहीं। तो हमें इन तीनों लाइन से क्लोज ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और यह बात कंफर्म है कि इन तीनों में से ट्राइंगल को बनाने में एक साइड जो है वो ये वाली इस्तेमाल होगी, ये एक्स एक्सिस, एक साइड ये होगी एक्स एक्सिस मेरे दोस्तों। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। तो आप मुझे बताओ ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, पहली वाली लाइन। अगर मैं एक्स को 0 करूंगा, मान लीजिए, देखो सॉरी वाई को 0 करूंगा, ये लाइन जो है पहली वाली एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर मैं वाई को 0 करूंगा तो 2x बराबर आ जाएगा -6, 2x बराबर -6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। यहां से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये जो लाइन है पहली वाली एक्स एक्सिस को काटेगी यहां -3,0 पे, ये पॉइंट आ गया जी, -3,0 पर काटेगी ये वाली लाइन। ऐसी आप मुझे बताओ ये जो लाइन है मेरे भाई, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, y 0 होना चाहिए। अगर मैं y को 0 करूंगा, y को अगर मैं 0 करूंगा तो 4x बराबर 16, तो x बराबर आ जाएगा मेरे भाई 4, 4 चौक 16, यानी कि ये जो सेकंड लाइन है ये x एक्सिस को x बराबर 4 पॉइंट पर काटेगी। ये लाइन x एक्सिस को काटेगी मेरे भाई, x 4 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहां काटेगी 4,0 पे। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि मुझे पता चल गया कि जो भी मैं ट्राइंगल इंक्लूड करूंगा उस ट्राइंगल की एक साइड तो ये होगी, एक साइड तो ये होगी, एक भुजा मुझे पता चल गई। बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये बेस मुझे पता चल गया, बेस मुझे पता चल गया मेरे भाई, मुझे निकालना है ट्राइंगल का एरिया। बेस पता चल गया, बेस क्या है, ये कितनी डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से 4 ज्यादा है, ओरिजिन से 3 कम है, यानी कि 4 और ये लेंथ 3, 7 ही तो है। यहां से यहां तक की लंबाई नापूंगा 7 यूनिट तो आएगी भाई, ये 3 यूनिट है। माइनस प्लस बस ये बताता है कि ओरिजिन के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस है, टोटल क्या आएगा 7, बेस 7 हो गया। अगर मैं इस बेस के ऊपर हाइट निकाल लूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या। अगर मैं इस बेस के ऊपर हाइट निकाल लूं तो मेरे प्यारे भाई
जब मैं इन दोनों लाइन के ग्राफ खींचूंगा, इन दोनों लाइन के ग्राफ में, ये फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन है, इन दोनों लाइन के ग्राफ खींचूंगा तो ये दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे। मान लीजिए यहां काटते हैं पॉइंट पी पर, तो इस पॉइंट पी की ये जो हाइट होगी मेरे प्यारे भाई, यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इन दोनों लाइन का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के पैरेलल है, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ही मेरे प्यारे भाई इस ट्रायंगल की हाइट आएगी। आएगी कि नहीं आएगी मेरे बच्चों? यानी कि हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना ही नहीं है, उस पर ध्यान ही मत दीजिए। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स को गायब करो, यहां एक्स 2x यहां 4x है, तो यहां भी 4x बना लेते, ऊपर 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो और मेरे दोस्तों घटा दो। जब आप घटाओगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, ये हटा देते हैं। जब आप घटा दोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4x कट जाएगा, 2 तिया माइनस का 6y, माइनस 6y में से y घटाऊंगा तो माइनस का 7y, भाई 2 तिया माइनस का 6y में से प्लस का y घटाऊंगा माइनस 7y, 2 की माइनस 6 में गुणा माइनस का 12, और ये रहा 16 घटाऊंगा तो माइनस 12 माइनस 16 माइनस का 28। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 7 चौक 28, 4 आगे, y की वैल्यू 4 आ गई। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये दोनों लाइन का जब मैंने ग्राफ खींचा, ये दोनों लाइन का, इन दोनों का, तो ये दोनों लाइन सपोज यहां पे इंटरसेक्ट करते तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा। यानी कि अपन ये कह सकता है कि ये जो हाइट है यहां पे ये 4 आएगी, 4, ये हाइट 4 आएगी। बोलो यस और नो, जवाब दीजिए। ये 4 आएगी इन दोनों के इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट, तो 4 आएगा मेरे भाई। तो एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस गुणा हाइट, तो यानी कि 28/2 14, 14 स्क्वायर यूनिट आंसर है सवाल का, 14 स्क्वायर यूनिट, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर है। हालांकि इस सवाल को, इस टाइप का कोई भी सवाल आए, सॉल्व करने के लिए ये सब डायग्राम फाइग्राम बनाने की, फर्जी काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब फर्जी काम करने की मेरे दोस्तों जरूरत ही नहीं है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। भाई जो बच्चा हमारी क्लास में पढ़ा है, 0 to हीरो बेसिक बैच में, समय लेके पढ़ाता हूं मैं, टाइम लेके, हवा में नहीं उड़ाता चीजें, पर ऐसा सिखाता हूं कि आप जल्दी कर पाओगे पेपर में, 100% कर पाओगे। 2 लाइन आपको दी हैं और तीसरी लाइन है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इन तीनों लाइन से क्लोज ग्राफ का एरिया क्या होगा? तो आप ये बताओ, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी, ये लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी? ये लाइन एक्स एक्सिस को काटती है पॉइंट किस पे, -3 पे। ये लाइन एक्स एक्सिस को काटती है 4 पे, 4 पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, 7। अभी ये 4 ज्यादा है और ये ओरिजिन से 3 कम है, 7 आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। और इन दोनों का अगर बेस एक्स एक्सिस पे है तो हाइट क्या होगी, इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट। अगर बेस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो हाइट तो ये होगा ना वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन का। सॉल्व करके इनका वाई कोऑर्डिनेट निकाला 4, और ये दिमाग में आप कर पाते, 28/2 14 आंसर आ जाएगा, बिना डायग्राम बनाए, बिना डायग्राम बनाए मेरे दोस्त। ठीक है जी, कोशिश करिएगा ऐसे सवालों को करने की। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 23 बताइए। अगला क्वेश्चन आ गया, सवाल में बोला है इस इक्वेशन की दूरी पॉइंट 3, -2 से कितनी होगी? बहुत बढ़िया, क्या आप सवाल समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कि ये एक लाइन है, मान लो बच्चों ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 7x - 24y + 151 = 0। सवाल के अनुसार ये पूछा गया कि इस लाइन की पॉइंट 3, -2 से दूरी क्या होगी। मान लीजिए पॉइंट है कोई P जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -2, तो इस लाइन की पॉइंट 3, -2 से दूरी क्या, डिस्टेंस का मतलब होता है कि इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट से इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर डालो, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस। ये कहा जाएगा कि ये इस पॉइंट P की इस लाइन से डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है मेरे भाई, ये डिस्टेंस बताइए जी, समझ में आया? तो भाई इस डिस्टेंस का सिंपल सा कंसेप्ट या फॉर्मूला होता है, आपको याद ही होगा। नहीं याद है तो बड़े दुख की बात है, पेपर में सवाल आएगा तो आप कैसे कर पाओगे?
कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी सवाल में, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैं आपको बता चुका हूं वो सारे फॉर्मूला कहां मिलेंगे, कांसेप्ट किंग फॉर्मूला बुक में। एसएससी के बच्चों की जो पहली पसंद है, सारे फॉर्मूला का कंपाइलेशन है, हर बच्चे के पास होनी चाहिए। जिसका गणित कमजोर है उसके पास तो 200% होनी चाहिए किताब। डिस्टेंस आपको निकालनी है इस लाइन की, 0.3 - 2 से कुछ मत करो। एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 3 रखो, वाई कोऑर्डिनेट की जगह -2। एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 3 रखिए, 7 × 3। वाई की जगह रखिए आप -2, -24। वाई की जगह -2, ठीक है जी। प्लस 151, कुछ मत करिए। अपॉन नीचे क्या आएगा मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ जो एक्स कोफिशिएंट है और जो वाई कोफिशिएंट है, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर, √7 का स्क्वायर प्लस -24 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। और आंसर जो लेना है ना स्टूडेंट, वो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आंसर, ठीक है। नेगेटिव भी आ सकती है ना ये कैलकुलेशन, तो आप पॉजिटिव ही लेंगे। तो बच्चों क्या आएगा, ये 151 ही है ना, हाँ। 7 या 21 और ये माइनस माइनस प्लस 48, 21 और 48 आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर 69। अब 151 और 69 हो गया मेरे दोस्तों 220, ये 220 हो गया ऊपर। नीचे ये आ जाएगा 25, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, तो ये नीचे 25 आ गया। अब 220 को 25 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8, 25 8 200, फिर 0.25 8 200, 8.8। 8.8 इस सवाल का आंसर है। तो इस लाइन की 0.3 - 2 से दूरी जो होगी वो 8.8 यूनिट होगी। आगे चलेंगे, ये बताइए बच्चों, करो सवाल नंबर 24। हाँ, लेटेस्ट सीतसल 2024 के प्री में एक सर्कल का सेंटर 2,3 है। यह सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन 4x + 3y - 7 = 0 को टच करता है। सर्कल की रेडियस क्या है? भाई साहब, सवाल नंबर कहां मर गए, सवाल नंबर 23 में और सवाल नंबर 24 में कोई फर्क नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है। एसएससी की क्रिएटिविटी को सलाम है मेरे भाई कि वो इतना सोच के डाल रहे हैं सवाल। ये सर्कल है, ये सर्कल जो है कि स्ट्रेट लाइन को टच करता है। ये सर्कल जो है एक स्ट्रेट लाइन को, सॉरी, ये सर्कल एक स्ट्रेट लाइन को टच करता है। सुनिएगा भाई, एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये है 2,3, 2,3, और ये सर्कल इस सीधी रेखा को टच कर रहा है 4x + 3y और -7 = 0 को टच कर रहा है। पूछा सर्कल की रेडियस क्या है, समझ में आ गया। रेडियस क्या होगा मेरे भाई, ये रेडियस होगा ना, दिस इज कॉल्ड रेडियस, ये रेडियस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन तक की दूरी, भाई ये 90 डिग्री का एंगल होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये रेडियस होगी। यानी कि सेंटर, मान लीजिए सेंटर है आपका, इस सेंटर से इस स्ट्रेट लाइन तक की जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो रेडियस है सर्कल की। तो कुछ नहीं बताना, 0.2,3 की इस लाइन, टेंजेंट लाइन से डिस्टेंस बताना, ये रेडियस है। और मैंने आपको फंडा बताया, एक्स की जगह 2 रखो, ये 2,3, एक्स की जगह 2 रखो, वाई की जगह 3, तो 4 दूनी 8, वाई की जगह 3, 3 तिया 9, -7, अंडर रूट है ना, एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करना, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। बोलो बात को समझे। तो ऊपर हो गया 8 9 17 -7 10, नीचे हो गया 5, 10/5 आ गया 2 यूनिट, तो 2 यूनिट आ जाएगी भाई रेडियस। बताइए कितना सरल सा सवाल था मेरे भाई, ठीक है जी, मजा आया करके। आगे चलेंगे, सवाल नंबर अब तो आपका 25 आएगा, बस बनाओ। The perpendicular length from the origin to the line 6x + 8y - 48 = 0। बोल, ये लेटेस्ट सीटसल का सवाल है। ओरिजिन से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से। मेरे भाई, ओरिजिन होता है 0,0, तो किसी भी लाइन की अगर डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से, तो भैया एक्स वाई की जगह 0 0 आप रखोगे,
जीरो जीरो रखेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, क्या बचेगा माइनस का 48, और नीचे क्या आएगा मेरे भाई अंडर रूट ऑफ एक्स और वाई कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, अंडर रूट ऑफ 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, और ये आपको मेरे दोस्तों मॉड लेना, पॉजिटिव वैल्यू ही बतानी है, दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया। तो किसी भी मेरे दोस्तों पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस होगी, किसी भी लाइन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो आएगी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा 48, और नीचे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 10, तो मॉड लेंगे 4.8, पॉजिटिव वैल्यू बताने 4.8 यूनिट, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये फॉर्मूला होता है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 26, सीजीएल 2021 प्री का सवाल है। बोला है दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दो समांतर रेखा, इनके बीच की दूरी बता दो जरा आप खुल के। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं मेरे भाई, मान लीजिए ये जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों ही जो है अलग अलग बना लेते हैं ना, हाँ, एक पैरेलल लाइन मेरे दोस्तों ये, एक लाइन ये है और इसके पैरेलल दूसरी जो लाइन है मेरे दोस्तों ये है, ठीक है। सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल है, समझ में आई बात। आपको बता रहे इनके बीच की डिस्टेंस, तो कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, सी या C1 लेते हैं, C1 बराबर 0। ध्यान से सुनेगा बच्चे, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा यानी कि इन दोनों लाइन का ये वाला पोर्शन सेम आएगा मेरे भाई। देखो है ना 15x प्लस 8y, कि पैरेलल लाइन तभी हो सकती है जब स्लोप सेम हो, स्लोप सेम हो तो ax प्लस by वाली चीज सेम रहेगी, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैंने मान लिया कि माना इस लाइन की जो इक्वेशन है सेकंड लाइन की, ये है ax प्लस by प्लस C2 बराबर 0, प्लस C2 बराबर 0। बात को समझे। अब इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये बताओ। तो मेरे भाई ये हो गया ओरिजिन मूल बिंदु, तो अगर मैं ओरिजिन से इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर डालूं, इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर डालूं, मान लीजिए कि यहां जा रहा है ये पॉइंट ए पर और यहां ये पॉइंट बी पर कट कर रहा है ना। ये 90 डिग्री का कोण है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों समांतर रेखा, मैंने ओरिजिन से इन पे परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, वो ये ए बी होगी मेरे दोस्तों। ये ए बी डिस्टेंस आपको बताना है, ये वाली डिस्टेंस। अब बताओ समझ पा रहे हैं। और मैंने अभी पिछले सवाल में ही आपको समझाया, पिछले सवाल में ही ये वाला सवाल था कि अगर दो, ये हो गया आपका मेरे दोस्तों कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये होगी लाइन, ये होगी मेरे दोस्तों लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस लाइन की जो ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होगी, इस लाइन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये इस लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस है ओपी। ये जो डिस्टेंस आएगी मेरे भाई, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। बात समझे आप। बोलोगे हाँ सर, या एक्स वाई की जगह 0 रखो, 0 0, ये क्या बचेगा c, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। सेम चीज आपको यहां पर करनी है कि भाई अगर आपको ए बी निकालना है तो ओरिजिन से इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है ओ ए, इसमें से आपको माइनस करना है ओरिजिन से इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है, सेकंड लाइन तक की जो डिस्टेंस है ओ बी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, देखो दोनों का ए बी सेम है, ये ए बी सेम है, तो क्या आएगा ओरिजिन से इस लाइन तक की डिस्टेंस क्या आएगी C1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओरिजिन से इस सेकंड लाइन तक की OB क्या आएगा C2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप घटाएंगे
तो C1 माइनस C2 हो जाएगा और नीचे आएगा √a² प्लस b²। नीचे क्या आएगा स्टूडेंट? √a² प्लस b²। ये मेरे दोस्तों आपका मॉड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। ये मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, हवा में थोड़ा ना सीख जाएंगे आप ये सब चीजें। तो यहां ये दो पैरालाइन इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सिंपल कंसेप्ट अब आपके सामने लगाइए। -39 C1 माइनस C2 ये 46 -46 अपॉन √a² प्लस b² अपॉन √15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। बोलो बात को समझे? हाँ जी। -39 में से -46 से करेंगे तो कितना आएगा? -85। 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 17 का वर्ग होता है, तो 17 आ जाएगा, √ लेंगे तो ये आ जाएगा 5। 17 पंजे 85, 5 यूनिट। 5 यूनिट इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हाँ जी, मजा आया ना सवाल करके? आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 27। करो। वैसे तो 25 ही सवाल की सीरीज है, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मामला बन नहीं रहा था 25 सवालों में। अगर मुझे सारे टाइप कवर करने थे तो मैंने इसमें 30 सवाल ले लिए हैं। सवाल यह है कि एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड 5,4 है, इसके दो वर्टेक्स 4,3 और 5,4 है, तीसरे वर्टेक्स के निर्देशांक बताओ। बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं, मान लीजिए हमने ट्राइंगल बनाया ABC, में कंसेप्ट लिख देता हूं, सवाल तो तुरंत हो जाएगा। ABC और इन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे भाई x2, y2, और यह तीसरा जो वर्टेक्स है C, इसके कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों x3, y3। समझने वाली बात यह है कि ये इनका सेंट्रॉइड है G। सेंट्रॉइड वो होता है जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियंस मिलती हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के अगर आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने सेंट्रॉइड के, तो एवरेज होगा। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इनको जोड़ के 3 है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3, जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो मेरे भाई, ये सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। सेम टू सेम वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी ऐसी, y1 प्लस y2 प्लस y3 जोड़ो और इसको 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं लिख लिख के हर चीज को इसलिए बताता हूं कि वो ज्यादा याद रहती है। ठीक है, अब बताइए यहां पे लेकिन जो सवाल है वो उल्टा है। ट्राइंगल के आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताए गए, केंद्रक के निर्देशांक बताए गए सेंट्रॉइड के। दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताए गए A और B, तीसरे वर्टेक्स C के निर्देशांक आपसे पूछे क्या होगा। तो मेरे भाई उल्टा सोचो ना, ये लिखने मत लग जाना। सेंट्रॉइड कैसे आएगा? इन तीनों का x1, x2, x3 का एवरेज लेके, यानी कि ये एवरेज 5 है। अगर एवरेज 5 है तीन संख्याओं का, एवरेज 5 है तीन संख्याओं का, तो जोड़ के 15 आएगा। 5 तिया 15, तो x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 15 आना चाहिए। तो 4, 5, 9 और ये होगा 6, 9, 6, 15, तो 6 आएगा मेरे भाई। एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है आंसर। y केंद्रक का जो y कोऑर्डिनेट है 4 है, y कोऑर्डिनेट 4 है बेटा, एवरेज 4 है, तो तीन संख्याओं का एवरेज 4 है, तो जोड़ के क्या आएगा? 4 तिया 12 आना चाहिए। तो देखो जोड़ो y को, 3 + 4 7 और ये आएगा 5, 7, 5, 12। तो तीसरे कोऑर्डिनेट के निर्देशांक 6 और 5 होंगे। खेल खत्म। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 28 बनाइए। सवाल है आपके सामने, सर्कल का एक ही क्वेश्चन लिया, हालांकि और भी बहुत कुछ है सर्कल में करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। रेडियस ऑफ सर्कल बताओ। देखो भाई मैं सारा ही कंसेप्ट लिख देता हूं जल्दी से। मान लीजिए कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो a, b हैं, और सर्कल की जो रेडियस है वो r है, r। तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे अगर कोई भी पॉइंट p होगा, एनी पॉइंट P, तो मेरे प्यारे भी सर्कल की जो इक्वेशन होगी, बेसिकली सर्कल का सेंटर है, सेंटर O, सेंटर। तो यानी कि इन दोनों पॉइंटों के जो बीच की दूरी है वो रेडियस के बराबर होगी सेंटर की और सरकमफ्रेंस पे स्थित किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी जो है रेडियस के बराबर होगी। और ये आएगा जी x - a का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट आर आएगा, स्क्वायर लेंगे तो बराबर आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहां पे रेडियस आपसे पूछा है, तो एक्स वाली चीज एक तरफ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है बच्चे। वाई वाली चीज एक तरफ करो, वाई स्क्वायर प्लस 6y, वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर राइट साइड में है 12। अब ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, 2 दूनी 4 होता, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, या 2 तिया 6 होता, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9 ऐड करना पड़ेगा। मैंने लेफ्ट साइड में 4 9 13 जोड़ा है, तो यहां भी 13 जोड़ेगा, हालांकि 12 13 25, 5 का वर्ग आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया रेडियस का, क्योंकि ये एलजबरा का है मेरे दोस्तों। ये स्क्वायर बन गया किसका, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर प्लस 6y था, वाई स्क्वायर प्लस 6y का मतलब 2 तिया 6 गुणा वाई। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y का वर्ग तो ये 3 का वर्ग ही तो ऐड करना पड़ेगा 9 है। ऐसे सोचा करो ना, ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में 12 प्लस 13 25, 5 का होल स्क्वायर। तो राइट साइड में देखो इसी फॉर्म से कंपेयर कर लो, रेडियस की जगह क्या लिखा हुआ है 5, तो रेडियस इसकी 5 आ गई, 5 आ गई बात समझ में। हाँ, मान लीजिए कि अगर आपसे ये पूछा होता कि सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सेंटर के, तो भाई x माइनस ए यानी कि 2, और y में से क्या घटाओगे, y प्लस 3 है, y प्लस 3 को ऐसे लोगे y माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि माइनस 3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस सर्कल के 2 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3। ठीक है जी, बताइए सवाल नंबर है आपके सामने 29 बताओ। ये अकेला सवाल मैं बता रहा हूं ऐसा जो रेलवे में आ चुका है, एमबीए के पेपर में आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, बस एसएससी में नहीं आया। जिस दिन एग्जामिनर की नजर पड़ी 100% गारंटी लिख के दे दो, एग्जामिनर कम से कम 10 सवाल डालेगा इसके, डाटा बदल बदल के। माना एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टेक्स एबीसी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो बच्चों आप समझते हैं पैरेललोग्राम ये होता है बच्चों, पैरेललोग्राम ऐसा तरीका बताऊंगा आप कहोगे सर आप ही तो महान हैं, आप ही तो सिखाते हैं, बाकी तो सब चूरन पिलाते हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब इसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं और आमने सामने की साइड बराबर भी होती हैं, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अब यहां पे 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता दिए, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1,1 है, बी का जो है मेरे भाई वो 3,4 है, ए बी सी के दिए ना, बी है 3,4, सी के जो कोऑर्डिनेट है -2,8 है, और आपसे पूछा इस पैरेललोग्राम के चौथे वर्टेक्स डी के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहां आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ज्योमेट्री का। भाई अगर आप किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल खींचो, डायगोनल के दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है, दीज 2 डायगोनल्स आर डिफरेंट इन लेंथ। मान लीजिए दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, पॉइंट पी पर यहां काट रहे हैं, दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होगी, एसी डायगोनल बीडी डायगोनल अलग अलग होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भी बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट, ये बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट पी है ये डायगोनल एसी का भी मिड पॉइंट होगा और ये डायगोनल बीडी का भी मिड पॉइंट होगा। यानी कि यहां पे दोनों डायगोनल पॉइंट ए और सी का मिड पॉइंट और पॉइंट बी और डी का मिड पॉइंट सेम आएगा, अपोजिट वर्टेक्स का मिड पॉइंट सेम होगा। जो ए और सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वही बी और डी के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। अब एक बात बताओ, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, एवरेज लेके, औसत लेके। आप बताओ अगर एवरेज सेम है ना, 2 पॉइंट का अगर एवरेज सेम है तो सम भी सेम होना चाहिए। भाई एवरेज कब बराबर आएगा, जब 2 संख्याओं का योग भी बराबर हो, समझ में आया। ठीक है जी, तो वही चीज आपको करनी है, कुछ नहीं करना, बस योग सेम होना चाहिए। जो ए और सी वर्टेक्स का सम होगा वही बी और डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का सम होगा, बस सम को बराबर कर दो, सम सेम है तो एवरेज भी सेम आएगा।
जैसे यहां क्या आ रहा है मेरे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के आ रहा है 1 और -2 -1, 1 -2 -1, यहां भी आएगा 3, 3 में क्या जोड़े कि -1 आ जाए, -4। तो डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा -4 आएगा मेरे भाई, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर आ गया बिना कुछ करे 1 सेकंड में। चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं थी, सवाल में मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना के दिखाया। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, 1 और 8 9, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 और 8 9, यहां वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा मेरे भाई, इनको जोड़ के भी 9 आने चाहिए, 4 4 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए 5, 4 5 9, तो -4,5, ये पहला ऑप्शन आंसर आ गया। इसी के साथ इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से डुबो दिया। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, टेक्नीशियन का होमवर्क है मेरे भाई, 29 सवाल मैंने करवा दिए, एक सवाल तो आप करके बताओ अगर आप समझदार हैं तो दोस्त। इसी के साथ मेरे भाई हमारी एसएससी पीवाईक्यू सीरीज का पूरा अर्थमेटिक मैथ ओवर, पूरा एडवांस मैथ ओवर, खत्म। अब बचा है केवल नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपलीफिकेशन, घातांकरणी और एक क्लास डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन की। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सीरीज हमारी पूरी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आया है भाई, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो मेरे भाई, शेयर करो। मेरी मेहनत देखो, शनिवार है, फिल्म आई हुई है पर मैं फिल्म देखने नहीं गया मेरे दोस्त, क्लास का कंटेंट तैयार किया, रात को रिकॉर्ड कर दी मेरे भाई, जिससे शाम को टाइम पे जा पाए। तो प्यारे बच्चे आप भी पढ़ा करो, पढ़ने से ही होगा मेरे भाई, पढ़ने से ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और देखो यूट्यूब पे बहुत सारी जो क्लासेस हैं, पर जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत प्रीमियम है, बहुत रिसर्च के साथ, बहुत मेहनत के साथ मेरे भाई दे रहे हैं, क्वालिटी वाली चीज़ें। केवल आपको पागल नहीं बनाना कि आपको खुश करने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपको एक्चुअल सिलेक्शन के लिए जो चीज़ चाहिए वही हम दे रहे हैं। पूरे एसएससी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकती जो मैंने आपको बताई। और जिस बच्चे ने एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा उसके लिए तो भैया ये अमृत की तरह है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। कंसेप्चुअली आप वीक हैं, आप हड़बड़ाए हैं भैया क्लास में, तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला आप याद करेंगे हमारी मैथ्स कंसेप्ट की किताब से। ठीक है जी, आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नंबर सिस्टम करवाएंगे, सीरीज खत्म करेंगे।